स्टॉक लिमिट का भी फैसला लगाने का फैसला किया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ गोदरेज इंटरनेशनल के डायरेक्टर है दोराब मिस्त्री साहब। सर, आप नब्ज को पहचानते हैं, खाने के तेल के मार्केट को जानते हैं, क्या लग रहा है जिस तरह से सरकार लगातार एक्शन के मूड में है, क्या इस एक्शन के दम पे क्या नरमी आएगी खाने के तेल में? बिल्कुल नहीं विश्व मोहन, इनफैक्ट आपका ये प्रोग्राम बिल्कुल उचित टाइम पे चल रहा है, क्योंकि अभी अभी पिछले 1 घंटे में मलेशिया से जो प्रोडक्शन रिपोर्ट निकला है वो बिल्कुल बारूद की तरह निकला है, इतना बुलिश है। बताता है कि मलेशिया में प्रोडक्शन में काफी दिक्कत है, प्रोडक्शन हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं आ रहा है, बिल्कुल कब प्रोडक्शन वीक है और वीक प्रोडक्शन के जरिए एक्सपोर्ट डिमांड काफी अच्छी है। और आज उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि डॉलर काफी स्ट्रांग है और रुपया काफी वीक है, रूपी, हमारा इंडियन रूपी। तो ये सबका नतीजा होगा कि इंडिया में भाव बढ़ेंगे और सरकार को शायद एक या दो और कदम लेने पड़ेंगे कंज्यूमर के हित के लिए। यानी कंज्यूमर के अगर हित का ध्यान रखना है तो सरकार को एक और कदम उठाना पड़ेगा। और एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि मलेशिया में प्रोडक्शन और कम रह सकते हैं, और जिस तरह से डॉलर में तेजी आई है, रुपया यहां पर कमजोर हो रहा है, तो सरकार को इस तरह के कदम उठाने पड़ेंगे। तो क्या लग रहा है सर, एक और इंपोर्ट ड्यूटी कटौती करनी चाहिए सरकार को? अब ऐसा लगता है कि सरकार को ड्यूटी कम करनी पड़ेगी। और हम लोगों ने तो पहले से सरकार को ये सुझाव दिया था कि पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए थोड़ा इंपोर्ट करना चाहिए, इससे काफी अच्छी इफेक्ट होगी लोकल मार्केट में। लेकिन सरकार ने हमारा सुझाव नहीं माना, उसके बदले में ड्यूटी घटाई। लेकिन मेरे ख्याल से दोनों कदम शायद उठाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से फरवरी तक चलना, 4 महीने तक चलना, और बीच में दिवाली वगैरह फेस्टिवल सीजन आने वाली है, तो कंज्यूमर को रिलीफ की बहुत जरूरत होगी। यानी कंज्यूमर के रिलीफ के लिए एक और कटौती की बेहद जरूरत है। सर, तो क्या फरवरी तक आपकी उम्मीद है? ऑयल कॉन्फ्रेंस में भी आपने बताया था कि फरवरी मार्च तक दाम कम हो जाएंगे, क्या ऐसी उम्मीद है कि फरवरी मार्च तक नरमी आएगी, और कितनी नरमी आ सकती है? नहीं, ये मार्च के बाद नरमी आएगी, और कुछ ज्यादा नरमी हम नहीं एक्सपेक्ट करते हैं। जो ज्यादा नरमी एक्सपेक्ट करते हैं वो मई महीने के बाद, यानी कि रमजान के फेस्टिवल के बाद, तब हम ये इच्छा रखते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ने से ही कंज्यूमर को फायदा होगा। और वो प्रोडक्शन मलेशिया, इंडोनेशिया में बढ़ना चाहिए, वो मई महीने के बाद बढ़ेगा। अब तो ये प्रोडक्शन घटता जाएगा मंथ और मंथ। तो इसीलिए हमारी सरकार को थोड़ी 1-2 कदम और उठाने पड़ेंगे। एक कदम और उठाने पड़ेंगे। दोराब मिस्त्री है, जाने माने वाले एक्सपर्ट है, और इनके व्यूज को पूरी दुनिया देखती है अगर खाने के तेल की अगर बात की जाए। सर, एक और सवाल, सोयाबीन की आवक मंडियों में बढ़नी शुरू हो गई है, धीरे धीरे आवक लग रहा है कि आने वाले दिनों में और बढ़ेंगे। क्या इससे सोयाबीन और सोया तेल की कीमतों में नरमी आगे और दिख सकती है क्या? मुझे नहीं लगता कि सोयाबीन तेल के कीमत में नरमी आएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि सोयाबीन से 80% तो सोया मील निकलती है और सिर्फ 18 या 19% सोयाबीन ऑयल निकलता है। बिल्कुल सर। तो इससे ज्यादा मील ज्यादा मिलेगा, और ये हमारे लिए तो एक बड़ी आपत्ति है कि हमारी हिंदुस्तानी सोयाबीन मील का दुनिया में उतना डिमांड रहेगा या नहीं, क्योंकि हमारे सोयाबीन के दाम काफी ऊंचे हैं। लेकिन इसलिए मेरा मानना है कि सोयाबीन आएगा ज्यादा बाजार में, किसान को अच्छे दाम मिलेंगे, लेकिन उसकी क्रश उतनी नहीं होगी जितनी की हमें उम्मीद है आज तक। सर, अगर प्राइस आउटलुक की अगर बात करें तो प्राइस आउटलुक आपको कहां तक जाते हुए दिख रहे हैं? खास करके क्रूड पाम तेल की बात करिए, अभी भी रिकॉर्ड ऊंचाई के आसपास है, और आप अभी जो आंकड़े आ रहे हैं कि प्रोडक्शन कम रह सकते हैं मलेशिया में, तो क्या अब किस तरह के लेवल सब आने वाले समय में दिख सकते हैं क्रूड पाम तेल को लेकर? भाई, भाव काफी ऊंचे हैं, और कंज्यूमर, दुनिया भर का कंज्यूमर, न केवल कि हिंदुस्तान का कंज्यूमर, दुनिया भर का कंज्यूमर ये ऊंचे भावों से थोड़ा तकलीफ में है और तंग आ गया। तो इसके लिए मैं नहीं सोचता कि भाव अब ज्यादा बढ़ सकते हैं। ये बढ़ेंगे तो शायद 4-5% बढ़ सकते हैं यहाँ से, लेकिन घटेंगे नहीं, वो एक बात बिल्कुल साबित है।
ओके सर, ब्लेंडिंग फ्रंट पर क्या अपडेट है? क्या यूरोप और बाकी कंट्रीज वगैरह भी, मलेशिया इंडोनेशिया में भी ब्लेंडिंग का जो टारगेट है, क्या इससे अब क्रूड पाम तेल और सोया तेल से पूरा करेंगे? क्या इसका कितना असर होगा आने वाले समय में पूरे खाने के तेल के मार्केट पर? इसका टोटल डिमांड पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि दुनिया भर में पाम की भी कमी है और रेपसीड ऑयल की भी कमी है। एक ही तेल है जो अच्छे, दो तेल है जो अच्छे पैमाने पर मिल रहे हैं, एक तो सनफ्लावर ऑयल है और दूसरा सोयाबीन ऑयल है। अब हम हिंदुस्तान में तो दोनों तेल को काफी इंपोर्ट चल रही है, शायद थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन उससे भाव में कुछ लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। ओके सर, सबसे ज्यादा चिंता मस्टर्ड को लेकर है, क्योंकि जिस तरह से वहां पर तेजी है और वहां पर कोई नरमी के संकेत नहीं दिख रहे हैं, नई फसल आने में भी काफी वक्त है, तो क्या लग रहा है कि सरसों के भाव अब कहां जाएंगे, या अब यहां स्टेबल हो गया, यहां से बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है, अब इसी आसपास रहेंगे? आपने सही बताया, अब स्टेबल हो गया, मस्टर्ड के भाव काफी ऊंचे हैं और अब ज्यादा आगे नहीं चल सकते। और मस्टर्ड में भी काफी थोड़ी बहुत तो ब्लेंडिंग होती है, हम जानते हैं, तो उसे मस्टर्ड की भाव की सीलिंग आ चुकी है। ये एक अच्छी बात है कि मस्टर्ड के भाव की सीलिंग आ चुकी है, ये ज्यादा नहीं ऊपर जा सकते। और मस्टर्ड जो कि उत्तर भारत में काफी कंज्यूम होता है, वहां के कंज्यूमर लोगों को ज्यादा तकलीफ नहीं होगी मेरे ख्याल से। ओके अभी यानी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, बहुत ज्यादा अब यहाँ से तेजी की उम्मीद नहीं है, आसपास ही रहेंगे, एक रेंज में अब कारोबार करेगा। शुक्रिया मिस्त्री साहब, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए और खाने के तेल के मार्केट का पूरा आउटलुक समझाया हमारे दर्शकों को। शुक्रिया सर। चलिए हमारे साथ सुधाकर देसाई साहब भी है, जो इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है और इमामी एग्रो के सीईओ है। सर, आपका खाने के तेल के मार्केट को लेकर क्या आउटलुक है? जिस तरह से नंबर्स आ रहे हैं मलेशिया के, क्रूड पाम तेल का उत्पादन वहां पर कम रहने की संभावना है, आपको क्या लग रहा है कि आने वाले समय में दाम और बढ़ेंगे क्या? देखिए विश्वमोहन जी, ज्यादा बढ़ने का ज्यादा वो चॉइस नहीं है मार्केट का, मतलब उतना स्कोप नहीं है, क्योंकि मलेशिया इंडोनेशिया का पीक